फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रामर में हम लोग सिंथेसिस का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने बताया था कि सिंथेसिस के अंतर्गत 3 प्रकार के वाक्य आते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे पीछे हम किसी को भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल सेंटेंस। और कल मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो इसमें कई सारी विधियों का प्रयोग होता है, जैसे यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ इंफिनिटिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरन, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यूज ऑफ कंजंक्शन एंड। इन सब का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे पार्टिसिपल का प्रयोग। कल मैंने यह भी बताया कि हमारा जो पार्टिसिपल होता है 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पहला लेते हैं यहाँ पे पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है कल मैंने बनाया, कब इसका प्रयोग करते हैं, क्या क्या कंडीशन होता है, यह भी मैंने बताया। क्या बताया था मैंने कि जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक होंगे लेकिन उनके जो फाइनाइट वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब इज मेन वर्ब, अलग अलग हों, इसके साथ ही एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य होगा, या दोनों कार्य लगभग एक साथ होंगे, अथवा दोनों कार्यों के बीच देयर इज नो गैप ऑफ टाइम, समय का कोई भी अंतराल ना हो, गैपिंग ना हो, तब ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका कंडीशन है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होगा, कैसे करेंगे, अब यह जानेंगे हम किस प्रकार हम, जो कि दो क्रियाएं हैं, तो किस क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे ये हम देखेंगे। तो लिखेंगे हम प्रयोग कैसे करेंगे, हेडिंग है प्रयोग। दो क्रियाएं हैं तो कैसे बनाएंगे, किस क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल चेंज करेंगे, तो लिखेंगे पहले समाप्त होने वाली कार्य को, मतलब मेन वर्ब को, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलकर शेष वाक्य को आगे जोड़कर लिख देते हैं, लिख देंगे। इसके बाद कॉमा लगाकर बाद में होने वाले कार्य को आगे जोड़कर लिख देते हैं। ठीक, जैसे दो क्रियाएं होंगी तो किस क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल चेंज करेंगे, जो कार्य पहले होगा, हाँ, पहले समाप्त होने वाली क्रिया कार्य को, मतलब मेन वर्ब को, जो मेन वर्ब होगा उसको हम किस में बदल देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब उसको हम फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, भले वो सेकेंड फॉर्म में दिया हो, उसको हम फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। फिर क्या करेंगे, जो पहले समाप्त होने वाला कार्य होगा उसके साथ जो शेष शब्द होगा उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। आपने लिखा है ना, शेष वाक्य को आगे जोड़कर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद जो बाद में होने वाला कार्य है उसको आगे जोड़कर हम लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, सी saw a lion in the forest। पहला वाक्य हो गया सी ran away। ठीक, अब कंडीशन अप्लाई होना चाहिए कि हमको सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग करना है
और पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करते हैं? कल मैंने लिखाया था कि जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों। सब्जेक्ट इसमें क्या है? इसमें भी सी का प्रयोग है, इसमें भी सी का प्रयोग है। पहला कंडीशन अप्लाई हो गया। दूसरा कंडीशन कि दोनों वाक्यों की जो क्रियाएं होंगी, जो मेन वर्ब होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ पे सा का प्रयोग किया गया, यहाँ पे रैन अवे का प्रयोग किया गया है ना। इसका मीनिंग हो गया सी सा अ लायन इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में एक शेर देखी, सी रैन अवे, वह भाग गई। अब सब्जेक्ट एक, दो क्रियाएं, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम हो रहा है, शेर को देखना फिर भागना। तो अब देख रहे हैं कि एक तरफ शेर को देखना, दूसरी तरफ भागना, और दोनों कार्यों के बीच जो गैप है टाइम का वो बिल्कुल नहीं है। देयर इज नो गैप ऑफ टाइम बिटवीन द टू। देखना तुरंत भागना। तो ऐसी स्थिति में जब सब्जेक्ट एक होंगी, क्रियाएं अलग अलग होंगी, दोनों कार्यों के बीच समय का कोई अंतराल नहीं होगा, देयर इज नो गैप ऑफ टाइम बिटवीन द टू, इन दिस कंडीशन वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कंडीशन अप्लाई होगा। अब मैंने बताया कि प्रयोग कैसे करेंगे इसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पता होना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। क्रिया को हम फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, उसका हिंदी अर्थ उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, और उसका जो हिंदी अर्थ आता है कर या तातिथिक के साथ, हुआ हुए में से कोई एक, कल मैंने बताया था। अब दो कार्य हो रहा है, एक है शेर को देखना और फिर भागना। तो पहले काम कौन सा हो रहा है? आपने लिखा है कि कैसे प्रयोग करते हैं। पहले समाप्त होने वाली क्रिया मतलब कार्य को, पहला कार्य हो रहा है देखना शेर को, किसमें बदल देंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे सा है तो इसको हम फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम फर्स्ट फॉर्म एनजी जोड़ेंगे, तो इसका हो जाएगा सी, सीइंग हो जाएगा, है ना, सीइंग अ लायन। फिर मैंने क्या लिखा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलकर शेष वाक्य, शेष वाक्य जो इसके साथ है पहले वाक्य में, उसको आगे जोड़कर लिख देंगे, सीइंग अ लायन इन द फॉरेस्ट। फिर क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे? इसके बाद कॉमा लगा करके बाद में क्या करेंगे? बाद में होने वाले कार्य को, बाद में कौन सा काम हो रहा है? भागने का। ये सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसको आगे जोड़कर लिख देंगे, सी रैन अवे। ठीक, इस तरीके से हो गया सीइंग अ लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल में शेर देखते ही सी रैन अवे, भाग गई। क्लियर कॉन्सेप्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, टर्न टू द राइट। पहला वाक्य हो गया, यू विल रीच माई होम। ठीक, टर्न टू द राइट, दाहिने तरफ मुड़ जाओ, यू विल रीच माई होम, तुम मेरे घर पहुंच जाओगे। अभी आपने देखा कि आपने कहा कि सब्जेक्ट दोनों वाक्यों के एक होंगे, तो इसमें क्या सब्जेक्ट है? टर्न टू द राइट। ये किस प्रकार का वाक्य? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो हमको पता होना चाहिए कि जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? यू होता है, जो कि ऑलवेज हिडन होता है, छिपा होता है। इसका मतलब इसमें भी यू है और इसमें भी यू है, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो गए? एक हो गए। हाँ, टर्न टू द राइट। जब हम इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य देखते हैं जनरली तो उसमें सब्जेक्ट यू होता है, जो कि ऑलवेज हिडन होता है, छिपा होता है। तो हम मानेंगे, सपोज करेंगे कि यहाँ भी सब्जेक्ट यू है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है यू, तो दोनों के सब्जेक्ट एक हो गए। अब सब्जेक्ट तो एक हो गए, अब हम क्रियाओं की बात करते हैं। यहाँ पे टर्न वर्ब है, यहाँ पे रीच है, मुड़ना, दाहिने तरफ मुड़ना और घर पे पहुंचना। तो अब देख रहे हैं कि सब्जेक्ट एक, क्रियाएं अलग अलग, और एक कार्य समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा हो रहा है, दाहिने तरफ मुड़ना और तुरंत घर पे पहुंचना। तो अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि जो कार्य पहले हो रहा है, पहले काम कौन हो रहा है? मुड़ने का, है ना। तो इसी को हम क्या करेंगे? इसी क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में ध्यान रखेंगे कि पहले समाप्त होने वाले कार्य को, मेन वर्ब को, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे। ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में है, क्योंकि जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का तो हम लोग जनरली देखते हैं तो उसमें क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है ना। तो यहाँ पे जाएगा टर्निंग, इसको आईएनजी जोड़ देंगे तो टर्निंग हो जाएगा, टर्निंग टू द राइट। शेष भाग को लिखेंगे यहाँ पे, टर्निंग टू द राइट। कॉमा जरूर लगाएंगे, क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो स्पेशली कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, सेमीकोलन, ये सारी चीज़ों का हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पर प्रयोग करना है। तो टर्निंग टू द राइट, और बाद में जो होने वाला कार्य है उसको आगे जोड़कर लिख देंगे, तो हो जाएगा यू विल रीच
माई होम, है ना। दाहिने तरफ मुड़ते ही तुम मेरे घर पहुंच जाओगे। एक तरफ मुड़ने का काम हो रहा है, पहले कार्य है मुड़ने का और फिर घर पे पहुंचने का। तो इस तरीके से हो जाएगा। हिंदी अर्थ हम निकाल लेंगे, कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है तो निकाल लेंगे कि दाहिने तरफ मुड़ना और घर पहुंचना, तो मुड़ते ही। और मैंने बताया कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो उसका जो हिंदी अर्थ आता है कर या तांतेती के साथ हुआ हुआ कोई एक। टर्निंग टू द राइट, दाहिने तरफ मुड़ते ही यू विल रीच माई होम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग इसमें देखते हैं। द thief saw the police, पहला वाक्य हो गया। He ran away at once। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है द thief saw the police, चोर ने पुलिस को देखा। He ran away at once, वह तुरंत भाग गया। अब चोर के द्वारा दो काम हो रहा है। ही का प्रयोग किसके लिए आया है? थीफ के लिए आया है। क्यों? हम यहाँ पे दोबारा थीफ क्यों नहीं लिख सकते थे? कंडीशन कोई अगर इस तरीके से पूछता है कि यहाँ पे ही का प्रयोग क्यों किया गया, तो ग्रामर क्या कहता है? ग्रामर कहता है कि जब हम किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन का प्रयोग करते हैं और उसी नाउन के बारे में फिर हम डिटेल्स देते हैं, उसके बारे में व्याख्या करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो उसके लिए हम उपयुक्त प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। बात समझ में? जब दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट नाउन हो और उसके बारे में दोबारा बात की जाए वाक्य में, तब हम उसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। इस तरीके से मानेंगे कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है? एक है। द थीफ सॉ द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा। ही रैन अवे एट वंस, वह तुरंत भाग गया। अब चोर के द्वारा दो काम हो रहा है, पुलिस को देखना और फिर भागना, तुरंत भागना। जैसे ही देखा वैसे भागा, दोनों कार्यों के बीच गैप बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे? हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ठीक, पहला कंडीशन हो गया। अब कैसे बनाएंगे, कैसे वाक्य को हम कंबाइन करेंगे? जो कार्य पहले होगा, पहला काम क्या हो रहा है? चोर का पुलिस को देखना, और दूसरा काम हो रहा है भागने का। तो जो कार्य पहले हो रहा है यहाँ पे देखने का, इसी क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। तो इसको हम फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, हो जाएगा सी, आईएनजी जोड़ देंगे, सीइंग द पुलिस, कॉमा लगा देंगे। अब क्या करेंगे? दूसरे वाक्य को हम आगे जोड़कर लिख देंगे। दूसरा वाक्य क्या है? ही रैन अवे एट वंस, वह तुरंत भाग गया। अब ही का प्रयोग करेंगे कि थिफ का प्रयोग करेंगे? एक ही बार सब्जेक्ट आ रहा है, जब एक ही बार सब्जेक्ट आ रहा है तो नाउन के रूप में जो सब्जेक्ट होगा उसको रखेंगे। कौन भाग गया? चोर भाग गया। तो इसको लेंगे यहाँ पे द thief ran away at once, है ना। पुलिस को देखते ही द thief ran away at once, चोर तुरंत भाग गया। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He drew his sword, he attacked his enemy, है ना। इस तरीके से He drew his sword, वो अपनी तलवार निकाला। ड्रीव मतलब खींचना, निकालना, म्यान में से, इस तरीके से। तो कहता है He drew his sword, वो अपनी तलवार निकाला। He attacked his enemy, वह अपने शत्रु पर आक्रमण किया। तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है और एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम हो रहा है, तलवार को निकालना फिर शत्रु पर आक्रमण करना। जैसे निकालेगा वैसे आक्रमण करेगा। देयर इज नो गैप ऑफ टाइम, समय का कोई गैप नहीं है दोनों काम के बीच। तब हम क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो पहले निकालेगा फिर आक्रमण करेगा, क्योंकि जो कार्य पहले होगा उसी क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो इसको हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ड्रा, आईएनजी जोड़ देंगे, ड्राइंग हो जाएगा। ड्राइंग हिज स्वॉर्ड, कामा जरूर लगाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर कामा नहीं लगा रहे हैं एक कार्य समाप्त होने के बाद तो वाक्य सही नहीं होगा, तो कामा लगा देंगे। अब दूसरे दोनों चूंकि प्रोनाउन है इसलिए हम रख देंगे उसी तरीके से। He attacked his enemy, है ना। अपनी तलवार निकालते ही वो अपने शत्रु पर आक्रमण किया। ये तो हो गया पहला कंडीशन इसमें कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं। इसमें तीन कंडीशंस आते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया
अब इसमें हम लेते हैं दूसरा कंडीशन कि कब हम और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आपका इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क इन ग्रुप, आप ग्रुप में सवाल कर सकते हैं। कोई भी A to Z कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी कंफ्यूजन्स हैं या किसी प्रकार के एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आ रहा है ग्रामर में आपको, तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब कब हम और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, नियम लिखेंगे कि कब कैसे होता है। यदि लिखेंगे यहाँ पे, यदि वाक्य में बी के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं, बी के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया आती हैं, इज, एम, आर, वाज और वर, ये बी के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं, है ना। यदि वाक्य में बी के अंतर्गत क्रिया बी के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग मेन वर्ब किसके रूप में हो, मेन वर्ब के रूप में हो तो इनका पार्टिसिपल बीइंग होता है। क्या होता है, बीइंग। इसको हम किस में बदल देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे, तो इसका जो पार्टिसिपल क्या होता है, बीइंग होता है। जैसे ध्यान देंगे क्या लिख रहे हैं आप, यदि वाक्य में बी के अंतर्गत आने वाली 5 क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग किसके रूप में होगा, एज ए मेन वर्ब के रूप में होगा। तो जब इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं तो इसका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, बीइंग होता है। जैसे देख ले, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था, आई ड्रैंक द वाटर, है ना। इस तरीके से मैं प्यासा था, मैंने पानी पिया, सब्जेक्ट एक है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया, ये एडजेक्टिव है, ये आपका मेन वर्ब हो गया। आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था, आई ड्रैंक द वाटर। तो कैसे बनाएंगे, अगर वाक्य में बी के अंतर्गत जो क्रिया आई है, इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग है, इसके बाद कोई दूसरी क्रिया नहीं है, इसका मतलब इसके बाद कोई दूसरी क्रिया नहीं है, यही क्रिया है और एज ए मेन वर्ब के रूप में हो, तो इसको जब हम पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, स्पेशली प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, बीइंग होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, पहले तो जाएगा बीइंग, बीइंग, फिर क्या कर देंगे, जो शेष भाग है उसको आगे जोड़कर लिख देंगे, बीइंग थर्स्टी, फिर क्या लगा देंगे, कॉमा, बीइंग थर्स्टी, फिर दूसरे वाक्य को आगे जोड़कर लिख देंगे, आई ड्रैंक द वाटर, मतलब प्यासा होने पर मैंने पानी पिया। इज इट क्लियर। एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, आई वाज टायर्ड, आई सैट अंडर अ ट्री। ठीक है, आई वाज टायर्ड, मैं थका था, आई सैट अंडर अ ट्री, मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आई वाज टायर्ड, ठीक है, वाज का प्रयोग किया गया पहले वाक्य में, और देख रहे हैं कि दूसरा वाक्य है, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हैं, तो अब यहाँ पे इसके अलावा कोई दूसरी क्रिया नहीं है, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, तो बीइंग हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बीइंग टायर्ड, कॉमा लगा देंगे, आई सैट अंडर अ ट्री, थका होने पर मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इसको याद रखेंगे कि दूसरा कंडीशन है यहाँ पे, यदि वाक्य में बी के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इसके अलावा कोई दूसरी क्रिया नहीं होगी, तो क्या करेंगे, तो इसका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बीइंग होता है, तो हम उस क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल कर, बीइंग में बदल कर, उसके शेष जो शब्द उसको आगे जोड़कर लिख देंगे, फिर कॉमा लगाकर जो दूसरा वाक्य होगा उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। जैसे आई वाज थर्स्टी, आई ड्रैंक द वाटर,
तो हो जाएगा बीइंग थर्स्टी आई ड्रैंक द वाटर। आई वाज टायर्ड, मैं थका था, आई सैट अंडर अ ट्री, तो हो जाएगा बीइंग टायर्ड आई सैट अंडर अ ट्री। ठीक है, इसके बारे में कौन और एग्जाम्पल एक दो ठो दे देंगे, फिर इसमें हम तीसरा कंडीशन लेंगे कब हम प्रेजेंट